विकास दुबे का नया वीडियो सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में विकास दुबे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आराम से घूमता दिख रहा है। महाकाल मंदिर में लगे सीसीटीवी में विकास की हरकत कैद हो जाती है। आपको बता दें कि विकास 9 जुलाई को महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ था। सुबह 7:30 बजे विकास मंदिर पहुंचा था। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे का बड़ा बेटा लखनऊ स्थित दादी से मिलने घर पहुंचा और पुलिस वालों से कहता रहा, मुझे मेरी दादी से मिलवा दीजिए। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी एसटीएफ की टीम जांच के लिए उज्जैन पहुंची। विकास दुबे कहां रुका था, पुलिस इसकी जांच करेगी। साथ ही किस किस के संपर्क में था, इसकी भी जांच की जाएगी। विकास दुबे के 2 सहयोगियों को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोनों सहयोगियों पर वांटेड क्रिमिनल्स शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को छिपाने का आरोप है। दोनों अपराधियों को ग्वालियर में अपने घर में छिपाया गया था। आपको बता दें कि कानपुर की चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। विकास के अंतिम संस्कार के बाद पत्नी ऋचा दोनों बेटों के साथ भाई के घर लखनऊ पहुंची, जिसके बाद भाई के घर वालों ने साफ कह दिया कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। ऋचा दुबे के पहुंचने पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि विकास का भाई दीप प्रकाश दुबे अभी भी गायब है। विकास दुबे के सहयोगियों पर शिकंजा कसने की पुलिस तैयारी कर रही है। विकास के सबसे करीबी माने जाने वाले जय वाजपेयी पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस लगी हुई है। सूत्रों से पता चला है कि विकास का पैसा जय वाजपेयी ने अपने धंधों में लगाया था। प्रॉपर्टी, होटल, जानवरों के व्यापार में पैसे इन्वेस्ट करवाता था। सूत्रों की माने तो पुलिस और जय वाजपेयी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी में योगी सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे में से एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान धार्मिक स्थल, अस्पताल और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। यूपी पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मास्क का प्रयोग नहीं करने पर लोगों का चालान काटा जा रहा है। इस दौरान लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी निरीक्षण करने हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। यूपी में 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस जगह जगह मुस्तैद नजर आ रही है। गाजियाबाद में भी पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। जो भी मास्क नहीं पहना हुआ है उसका चालान भी काटा जा रहा है। मुरादाबाद में भी लॉकडाउन को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। हर गली चौराहे पर पुलिस तैनात है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर कोई सड़क पर नजर भी आ रहा है तो पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आ रही है। वाराणसी में भी पुलिस पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर अलर्ट पर है। बिना मास्क पहने लोगों का पुलिस चालान काट रही है। साथ ही बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। जिलाधिकारी ने पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। लॉकडाउन को लेकर प्रयागराज में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। लोगों की भीड़ को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अनलॉक के बाद 1 महीने बाद प्रवासी फिर प्रदेश लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूर प्रदेश लौटकर फिर से जिंदगी पटरी पर लाने की शुरुआत कर रहे हैं। मजदूरों ने डर के साथ शहर वापसी की है। शहर में काम, रहना, खाना सब मिल रहा है। घर से वापस आए मजदूरों का कहना है कि हमें काफी दिक्कतें हुई, अपने घर परिवार के लिए आना पड़ा। लॉकडाउन का दृश्य, वो डर अभी भी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि भारत में इस साल कोरोना वैक्सीन नहीं आएगी क्योंकि इस साल कोरोना वैक्सीन बनना संभव नहीं। संसदीय समिति को इस बात की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि 2021 से पहले कहा जा रहा है कि कोरोना का टीका संभव नहीं है। WHO ने मुंबई के सबसे स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस ब्रेक के लिए तारीफ की है।
WHO ने कहा है कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना से फ्री होने की कगार पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है। उत्तराखंड के बाजपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक युवक 7 दिन भी क्वारंटीन सेंटर में नहीं रुका और अपने घर चला गया, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शिकायत दर्ज होने के बाद सीओ ने युवक को तुरंत क्वारंटीन करने का निर्देश दिया। साथ ही युवक पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। काशीपुर में 100 से ज्यादा लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल समारोह में करीब 100 लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 40 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही समारोह में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि काशीपुर के एक होटल में 29 जून को कार्यक्रम हुआ था। देहरादून में होम क्वारंटीन किए गए लोगों को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा फैसला लिया है। डीएम का कहना है कि अगर होम क्वारंटीन किए लोग घूमते मिले तो उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वहीं होम क्वारंटीन पर युवाओं और छात्रों को डीएम ने सलाह देते हुए कहा है कि 14 दिन का समय अच्छे से बिताएं। कोरोना काल में परिवहन निगम के हालात बेहद खराब हो चले हैं। 4 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। वहीं बसें शुरू भी हुई, लेकिन यात्री नहीं है। सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए भी हैं, लेकिन वो भी नाकाफी हैं। ऐसे में प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के अनुसार कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की सैलरी दी जाए। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल में पेमेंट को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। दरअसल 30 जून को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान की फीस लेने की इजाजत दी थी। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि चीन के साथ दूसरे चरण के व्यापार समझौते की प्राथमिकता कम हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन के साथ व्यापार समझौते के अगले चरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चीन में उइगुर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन का कहना है कि वो अमेरिका के खिलाफ पारस्परिक उपाय करेगा। चीन ने नए अमेरिकी प्रतिबंधों को आपसी संबंधों के लिए हानिकारक करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्कूलों पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बहुत से स्कूलों में कट्टर वामपंथी भावना सिखाई जा रही है। अमेरिका के मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़की हिंसा के लिए भी ट्रंप ने वामपंथ को ही जिम्मेदार बताया था। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि विश्व के हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की तरफ ध्यान दे और जनसंख्या को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। इस दिन की शुरुआत साल 1979 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद ने की थी। विश्व जनसंख्या दिवस का इस बार का थीम कोरोना महामारी के समय दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। हाल ही में यूएनएफपीए के एक शोध में कहा गया है कि अगर लॉकडाउन 6 महीने तक जारी रहेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी होती है तो कम और मध्यम आय वाले देशों में 47 मिलियन महिलाओं को आधुनिक गर्भ निरोधक नहीं मिल पाएगी। वर्तमान में सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश नाइजीरिया है, जहां 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। साल 1950 में बुजुर्गों से कहीं ज्यादा संख्या में युवा थे। कन्नौज में तेज बारिश के चलते पेड़ के नीचे खड़े एक व्यक्ति पर अचानक बिजली गिर गई, जिसमें 45 साल के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उत्तराखंड में बारिश की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान काफी परेशान है। दरअसल पिछले महीनों में भी हुई बारिश से किसान की फसल ज्यादा नुकसान हुई थी। बलरामपुर जिले में भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। दर्जनों गांव में बारिश का पानी भर गया है। यही नहीं, कई बीघे में लगी फसल भी जलमग्न हो गई। आलम यह है कि लोखवा गांव के पास पहाड़ी नाले में आई बाढ़ से ललिया हरिहरगंज सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के बीच आने जाने को मजबूर हैं। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों की जान ले ली। दरअसल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फिलहाल लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पत्नी से कहासुनी होने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर घर में ताला लगाकर कैद कर दिया। पत्नी एक दिन तो घर में कैद रही, फिर उसने बंद दरवाजे के अंदर से ही पुलिस को बुलाने की गुहार लगाई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर पत्नी को कैद से मुक्त कराया। अब पुलिस पति की तलाश कर रही है। बदायूं में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल नालों पर बने अवैध मकानों को जेसीबी से गिरवाया गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ भी मौके पर मौजूद हैं। नोएडा पुलिस ने गायब हुए सैमसंग मोबाइल के पार्ट्स का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 करोड़ के सैमसंग मोबाइल के पार्ट्स और एक कैंटर बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक कैंटर ड्राइवर ने ही ये चोरी की पूरी योजना बनाई थी। करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल अब कन्नौज पहुंच चुका है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए शहरी क्षेत्रों की तरह टिड्डी दल बढ़ रहा है। टिड्डी दल ने खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने शोर मचाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। वहीं टिड्डियों को देखकर किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हरदोई में टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला है। टिड्डी दल ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। ये टिड्डी दल कन्नौज की सीमा से होते हुए हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में देखा गया, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। मसूरी में वुडस्टॉक स्कूल के पास एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिला है। घायल अवस्था में मिले इस उल्लू को वन क्षेत्र अधिकारी वन प्रभाग कार्यालय ले गए, जहां इसका इलाज किया जाएगा। दरअसल उल्लू को एक व्यक्ति ने सड़क किनारे खाई में गिरा दिया हुआ देखा था और इसकी सूचना मसूरी वन प्रभाग को दी। बताया जा रहा है कि उल्लू का एक पंख जख्मी हो रहा है। देहरादून पुलिस ने बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि ठग गैंग अखबार में विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाता था। गाड़ी लीजिए जिसमें मात्र 20% आपको जमा करना है। गाड़ी का 80% पैसा कंपनी अदा करेगी। इसी झांसे में देहरादून के करीब 8 से 10 लोग आ गए और उनसे 2-2 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। उत्तराखंड राज्य से कोई भी पलायन शिक्षा के कारण न हो, इसके लिए सरकार हर ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की योजना बना रही है। उत्तरकाशी के हरेला कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वृक्षारोपण किया। उन्होंने बताया कि प्रवासी शिक्षा के कारण अब पलायन न करे, इसके लिए सरकार अटल उत्कृष्ट विद्यालय हर ब्लॉक में खोलने जा रही है। पिथौरागढ़ के चीन और नेपाल सीमा से लगे गांवों के लिए शुरू की गई सैटेलाइट फोन सेवा खासी महंगी साबित हो रही है। आलम यह है कि 1 मिनट की कॉल करने के लिए उपभोक्ताओं को 25 से 30 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। महंगी सैटेलाइट फोन सेवा से दारवा, व्यास और जौहर घाटी ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। हालात ये है कि दारवा घाटी के ग्रामीणों ने फोन चार्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन तक किया है। अल्मोड़ा में 2 लोगों की जान लेने वाले गुलदार को वन विभाग ने आदमखोर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित कर दिया। क्षेत्र में 2 शिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग की 3 टीमें लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं। खटीमा पीलीभीत मार्ग पर ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। 108 स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों ने युवक की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बाइक सवार सड़क पर कीचड़ की वजह से फिसलकर ट्रक के नीचे आने से बुरी तरह से घायल हुआ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से NH 309 बाधित हो गया है। दरअसल रात से दोपहर तक लोगों को नाले के कम होने का इंतजार करना पड़ा। साथ ही लोगों को प्रशासन की तरफ से बैरियर लगाकर रोका गया। आज सुबह पानी कम हुआ तो धीरे धीरे कर पैदल महिलाओं और बुजुर्गों को पुलिस ने चेन बनाकर निकाला। साथ ही वाहनों को भी पुलिस की मदद से एक एक कर निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया। परीक्षा के बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा।